हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में फिर बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइटी के बारे में। ये हमारा दूसरा सेशन है, ऑलरेडी एक सेशन हमारा हो चुका है इस पर, लेकिन आज स्पेशली हम एंजाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत डीप डिस्कशन होगा। जानेंगे कि बाकी में ये एंजाइटी है क्या, क्या बेसिक लक्षण है, किस एज ग्रुप के लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ पर नोट किए हैं और मैं वन बाई वन यहाँ पर डिस्कस क्वेश्चन सर से पूछूंगा, सर आपको बताएंगे और उम्मीद है कि ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप में से कोई भी एंजाइटी का शिकार है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर साहब समझेंगे, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एंजाइटी के बारे में। आखिर ये एंजाइटी है क्या, समझ में ही नहीं आता आखिर क्या प्रॉब्लम है। देखिए, एंग्जाइटी बहुत ही ऐसी सिंपल है जो हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है। अगर परिभाषा के तौर पर देखें हम तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को, यदि एक्सेसिव इंटेंस अननेसेसरी वरी या फियर महसूस होता है या मतलब अनचाहा डर महसूस होता है, मतलब ये है कि डर है नहीं लेकिन लग रहा है, ये तो उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। और इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको घबराहट, बेचैनी, दिल बहुत तेजी से धड़कना, ठंडे ठंडे पसीने आना, कुछ लोग सडन बेहोश हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सामान्य टाइप के जो लक्षण हैं जो व्यक्ति में इस प्रकार की या एंग्जाइटी से पीड़ित व्यक्तियों में दिखाई देते हैं। जनरली अगर हम बात करें कि ये बेसिक लक्षण अगर किसी में दिख रहे हैं या मान लीजिए अगर मुझ में भी ये नजर आ रहे हैं तो मैं ये मान के चलूं कहीं ना कहीं मैं एंजाइटी का शिकार हो जाए। देखिए, एक होता है सामान्य एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एक नॉर्मल सिचुएशन में एक हमारी बॉडी का ये सामान्य ऑटोनॉमिक रिएक्शन होता है, लेकिन अगर ये एंग्जाइटी या ये लक्षण बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं तब हम इसको बीमारी मान सकते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ी देर के लिए एंग्जाइटी होती है और फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, तो ये बीमारी की कैटेगरी में नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कोई एंजाइटी का शिकार है तो वो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन लंबे समय तक अगर वो ये लक्षण बढ़े तो उसको मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो फेस कर रहा है। जी। अच्छा, दूसरा एक हम इसको समझते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर के शिकार लोग हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें टाइप्स की तो एंजाइटी के कितने तरीके की एंजाइटी होती है, क्या टाइप्स है उसके, उसको थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए, एंग्जाइटी सामान्यतः विभाजित की जाती है लक्षणों के आधार पे। तो ये जनरली दो भागों में विभाजित की जाती है। एक हम जिसको बोलते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी, सामान्य एंग्जाइटी, और एक होती है स्पेसिफिक एंग्जाइटी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जैसे पार्टी में जाते हैं तो उन्हें भीड़ भाड़ में बहुत घबराहट होने लग जाती है, ठीक है। लिफ्ट में जा रहे हैं तो उन्हें बहुत घबराहट हो रही है, फोबिया टाइप। फोबिया तो ये एक अलग टाइप की है। जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जो लोग जाते हैं और नीचे देखते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी को जैसे देखते हैं, तालाब या समंदर को देखते हैं तो उन्हें बहुत डर लगने लगता है, एंग्जाइटी हो जाती है। तो ये एक अलग टाइप की है। और एक स्पेसिफिक और एक सामान्य होती है कि किसी भी बात पे उन्हें एंग्जाइटी आती है, मतलब घबराहट होने लगती है। हालांकि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको घबराहट का शिकार हो जाए। जी। अच्छा, एक बात ही आती है डॉक्टर साहब, क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को एंजाइटी होती है या किसी भी एज ग्रुप के लोगों को, किसी भी जेंडर को इस प्रॉब्लम का शिकार होते हुए देख सकते हैं? ये कोई स्पेसिफिक है या जनरलाइज है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, एंग्जाइटी किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं, पुरुष सभी को हो सकती है। ये एक नॉर्मल बॉडी का ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है, किसी को भी हो सकती है। लेकिन अगर ये मैंने बताया कि जैसे लंबे टाइम तक रहती है तब ये बीमारी हो जाती है। तो ये बच्चों में भी होती है, महिलाओं में, पुरुषों में भी होती है, और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा होती है। लेकिन किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा देखी जाती है वो अगर हम देखेंगे कि मान लीजिए अगर व्यूअर हमारे हैं जी, वो जानना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई एक आदमी अगर 40-50 ईयर्स एज में है, क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है 50 के क्रॉस करते हुए एंजाइटी का शिकार ज़्यादा होते हैं या 50 से पहले होते हैं, या जो 20-25 ईयर के जो एज के जो ग्रुप का यूथ है उसको ज़्यादा होता है? ये थोड़ा सा आप देखिए, एंग्जाइटी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को हम फ्रेम नहीं कर सकते क्योंकि इसके पीछे एक रूट कॉज होता है। तो वो कॉज किसी भी व्यक्ति के किसी भी उम्र में आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है फॉर एग्जांपल, और उसके माता पिता एक्सपायर हो गए, तो वो
मतलब ऑर्फन हो गया, उसका कोई नहीं है, तो उसके पीछे रूट कॉज हो सकता है, तो उसको भी एंग्जाइटी हो सकती है। और एक 40 साल का व्यक्ति है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी एंग्जाइटी हो सकती है। क्योंकि महिलाओं को इसलिए अधिक होती है क्योंकि वो पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाती हैं और घर को मतलब होता है ना बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके ऊपर, इसलिए वो ज़्यादा पीड़ित। बेसिकली एक बात सिंपल एक वर्ड में ये कहा जाए, कोई रूट कॉज अगर किसी की लाइफ में है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसकी वजह से वो एंजाइटी का शिकार। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि हमारे जीवन को अगर हम बात करें, अगर कोई पर्सन या हम भी अगर हैं तो हमारी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, कितने किस लेवल तक ले जा सकती है एंजाइटी का अगर कोई शिकार है? देखिए, एंग्जाइटी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एंग्जाइटी की वजह से हम अपनी परफॉर्मेंस, जो हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटी होती है, वो डाउन हो जाती है, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं उसको, और ये हमारे डे टू डे रूटीन वर्क में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट फील नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से हम मतलब अपनी सोशल जो लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, क्या इस एंजाइटी को बिना दवा के ठीक किया जा सकता है या सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही इसका एक ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल। एंजाइटी देखिए क्या है, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि इस एंजाइटी का रूट कॉज क्या है, तो इसको बिना दवाई के भी ठीक किया जा सकता है, और इस जिस प्रोसीजर के थ्रू ठीक करते हैं इसको साइकोथेरेपी कहते हैं। अच्छा। काउंसलिंग के थ्रू, साइकोथेरेपी के थ्रू हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और मेडिकेशन से भी इसका मैनेजमेंट होता है, मेडिकेशन के थ्रू भी इसको ठीक किया कब रिक्वायरमेंट होती है डॉक्टर साहब मेडिकेशन की? अगर हम बात करें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कब आती है पर्सन के बाद? देखिए, एंग्जाइटी के बाद एंग्जाइटी के 3 पार्ट होते हैं, स्पेशली अगर किसी को स्टार्टिंग है, माइल्डर केस है, तो उसमें दवाओं की ज़रूरत नहीं होती है। इवन दो अगर किसी को मॉडरेट सेकेंड ग्रेड की एंग्जाइटी होती है, तो उसमें भी थोड़ा सा मेडिसिन की ज़रूरत होती है, और अदरवाइज उसको भी साइकोथेरेपी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को सीवियर एंग्जाइटी है, तो इनिशियली शुरुआती दौर में उसको थोड़ा सा मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, प्लस उसको साइकोथेरेपी के थ्रू उसकी जो थिंकिंग है उसको चेंज करके उसका बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए अगर हमने किसी एज अ डॉक्टर अगर आप किसी का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और आपने उसका इलाज मेडिसिन के थ्रू किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो हैबिचुअल हो जाए कंटिन्यूसली उस मेडिसिन को ले? उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या उसकी लंबे समय तक दवाइयाँ चलती रहेंगी हमेशा या स्टॉप हो सकती हैं कभी अगर वो मेडिसिन की हेल्प लेता है तो? देखिए, डिपेंड करता है कि एंग्जाइटी उसको किस ग्रेड की, और एंग्जाइटी की जो मेडिकेशंस होती हैं उसमें अगर वो डॉक्टर्स की सलाह से ली जाए तो उसमें एडिक्शन होने का खतरा नहीं रहता है। अच्छा। उसकी आदत नहीं बनती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो दवाओं के जरिए ना लेके, डॉक्टर से परामर्श ना लेके सेल्फ मेडिकेट करते हैं, खुद से दवाएं लेना शुरू करते हैं, तो खुद से नींद की गोलियां लेना शुरू हाँ, कर देते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत एक खतरनाक स्थिति बन जाती है आगे चल के, और वो लोग उन दवाओं के आदती बन जाते हैं, शिकार। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जनरली उनको पता तो होता नहीं है कि जैसे जनरली हर किसी को तो नहीं पता होगा कि हम एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। उनको लगता है कि नींद नहीं आ रही है। अब नींद नहीं आने की वजह को क्या करते हैं, मेडिकल पे जाते हैं और एक नींद की गोली ली और वो सो जाते हैं। उनको लगता है कि नाउ आई एम फ्रेश। क्या ये सही है या आगे चल के ये उसके लिए बहुत हार्म पहुंचा सकती है? ये बहुत ही गलत है। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन इज ए फॉर एंजाइटी काइंड ऑफ अ डिजीज, it is a very wrong approach actually, I must say, because sleeping pills you don't know how to use, right, and long term में अगर आप उनकी लेते हैं unusual doses होती हैं और वो फिर आपको एडिक्शन उसका हो जाता है और आप उसको शिकार बन जाते हैं उसकी आदत के, और वो आप छोड़ नहीं पाते। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और मैं यही सलाह दूंगा कि लोगों को इससे बचना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन से। अगर किसी को एंग्जाइटी है या इस तरीके के कोई लक्षण है तो आप किसी एक डॉक्टर के पास जाके, एक मानसिक चिकित्सक के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उससे परामर्श ले सकते, उसके बाद ट्रीटमेंट जी। अच्छा, एक चीज़ ये आती है, अगर हम
जनरल वे में अगर बात करें तो एंजाइटी से बचने के लिए क्या कोई उपाय है? क्या हम अपना खुद ध्यान रख सकते हैं अगर एंजाइटी से बचना चाहें? जी बिल्कुल। एंग्जाइटी से देखिए बचने के लिए आपको सबसे एक बहुत ही आसान चीज़ है कि आपको चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, अपनी सोच है उसको पॉजिटिव बना के रखना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है। इवन तो आपके साथ भले ही कुछ गलत एक्सपीरियंसेस हों जो आपने फील किए हों अपनी लाइफ में, गलत या अनफ्रूटफुल या अनप्लीजेंट सिचुएशंस या इवेंट्स आपके साथ हुई हैं, तब भी आप उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लें। तो आप अगर पॉजिटिव रहेंगे चीज़ों के प्रति तो आप एंग्जाइटी से बचें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मेरा जो आपसे बनता है वो ये है कि जैसे लोगों का खान पान, रहन सहन, जो इन्वायरमेंट है या उनकी लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट है, उसका किस हद तक एंजाइटी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो असर पड़ता है उनकी लाइफ में? इसमें देखिए एंग्जाइटी का एक रूट कॉज तो होता है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ है जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से मतलब एक अनस्टेबल है, मेंटली अनस्टेबल कह सकते हैं, राइट। तो उस अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए वो कुछ व्यक्ति नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। कुछ व्यक्ति अलग अलग प्रकार के नशों का सहारा लेते हैं, जैसे कि तंबाकू है, सिगरेट है, अलग प्रकार के और नशा जैसे चरस है, भांग है, सुल्फा है, हीरोइन है, स्मैक है, इस प्रकार के नशों का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं आदमी के ऐसे जीवन पर। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों का सहारा लेके एंग्जाइटी से मुक्ति नहीं पा रहे हैं बल्कि अपने आप को और एंग्जियस बना रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आप छोड़ पाएंगे नहीं तो ये आपके जीवन में और बाधा उत्पन्न करेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा रहेगा ये, जो लोग एंजाइटी का शिकार है, इट मे बी कि हमारे व्यूअर में से कोई अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और अगर वो आपसे परामर्श लेना चाहें, क्या ये पॉसिबल है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? क्योंकि ऑफलाइन में आप जहाँ बैठे हैं हो सकता है वो कैंडिडेट बहुत अदर स्टेट से हो, क्योंकि मेरे पास जो व्यूअर हैं वो बहुत अलग अलग स्टेट से हैं। तो क्या पॉसिबल है? ऑफलाइन तो पॉसिबल होगा नहीं उनके लिए, तो ऑनलाइन में आपने क्या फैसिलिटी उनको दी, किस तरीके से आप उनको? देखिए हम ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन थ्रू रन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके के लक्षण हैं और वो एंग्जाइटी से पीड़ित है और अगर वो शुरुआती माइल्डर और मॉडरेट इवन दो इन सीवियर कंडीशन में है तो हम उसको ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन उपलब्ध करा सकते हैं और उसकी साइकोथेरेपी कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो दवाओं का रिप्लेसमेंट होती हैं माइल्डर केसेस में, मतलब दवाओं की ज़रूरत नहीं है, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और उन्हें कुछ टेक्निक्स बताते हैं जिनका यूज करके वो अपनी इस एंग्जाइटी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसका मतलब ये है कि एंजाइटी से अगर कोई पीड़ित है, कोई एंजाइटी को फेस कर रहा है, अगर वो ऑनलाइन सेशन लेना चाहे तो आपका ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कितना सेशन रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लाइक 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर? देखिए इनिशियली एक सेशन जो होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अगर किसी की माइल्ड कंडीशन है तो यूजुअली 20 मिनट का एक सेशन होता है, बट अगर वो मॉडरेट या सीवियर में है तो अमूमन 40 to 45 मिनट्स में वी कंप्लीटेड वन सेशन। एंड एक या दो सेशन की ज़रूरत पड़ती है माइल्डर केसेस में। अगर आप मॉडरेट कंडीशन में है तो हार्डली 3 या 4 सेशंस। बहुत अच्छा है। और सीवियर कंडीशन में है तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ए सिवियरिटी यू हैव अंटिल अनलेस वी आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द एंजाइटी। we cannot in severe condition we cannot assure you कि नहीं we will correct you within 5 or 10 sessions। तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं दे सकते? श्योरिटी नहीं होती है उसमें, डिपेंडिंग अपॉन यू हाउ यू आर इम्प्रूविंग, हाउ यू आर टेकिंग थिंग्स। इट मीन्स है कि अगर किसी को 1 सेशन लेना है तो 30 से 40 मिनट उसके लिए इनफ है और वो आराम से ले सकता है। और अगर स्टार्टिंग है तो आसानी से 1 या 2 सेशन में उसकी प्रॉब्लम जस्ट आई वुड से कि लाइक यू टेक फर्स्ट सेशन एंड फर्स्ट सेशन में आपको लगे कि यस इट इज हेल्पिंग यू, देन यू प्रोसीड फॉर अनदर सेशन। दैट्स ऑल, दैट्स सिंपल। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक और टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है ये ऐसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो जनरलाइज अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग इसको फेस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू, थैंक्स।